Hello friends, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम सिग्नलिंग थियोरी और ह्यूमन कैपिटल थियोरी के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिटर्न्स टू हायर एजुकेशन और इसके साथ साथ इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमेशा ही एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। और विदाउट एनी डिले चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। So before to understand what is the difference between signaling theory and human capital theory, first we need to understand about this concept is comes under the economic returns to higher education. कि ये जो टॉपिक है हमारा सिग्नलिंग थ्योरी और हमारा ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ये आपका इकोनॉमिक रिटर्न्स में आता है जो कि हायर एजुकेशन के अंदर आता है। इसके साथ साथ कितना हमें रिटर्न मिलता है अपनी एजुकेशन का और कैसे हमें रिटर्न मिल रहा है तो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिक रिटर्न्स की बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन में तो ये आपको टर्म है ये जैसा ये साउंड कर रहा है वैसे ये आपको बताने की कोशिश करेगा कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी हायर एजुकेशन से मिलने वाले इकोनॉमिक रिटर्न को। अब एग्जाम्पल हम सब यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं जेआरएफ को अचीव करने के लिए। जेआरएफ को हमें अचीव करना है, नेट हमें क्लियर करना है, तो हम अपना जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कैसे कैसे रिसोर्सेज, टाइम को, मनी को, एनर्जी को, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। अब हम हायर एजुकेशन यहाँ पे ले रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे मिलने वाले रिटर्न कि जब हमारा जेआरएफ हो जाएगा तो उससे मिलने वाली हमें जो स्कॉलरशिप, जो फेलोशिप हमें मिलेगी, एग्जाम्पल 35,000 या 35,000 से ज़्यादा, तो ये सारा का सारा इकोनॉमिक रिटर्न है। और एक इंसान जब ही अपनी हायर एजुकेशन में ये इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं इतना यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे आगे जाके एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। रिटर्न आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे रिटर्न मिले सिर्फ और सिर्फ मनी के फॉर्म में। यहाँ पे आपको स्किल्स के फॉर्म में भी, एक्सपर्टीज़ के फॉर्म में भी आपको रिटर्न मिलता है जो आपका इकोनॉमी के अंदर आता है, इकोनॉमिक रिटर्न के अंदर आता है। और जब भी हम हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि हमारी अच्छे से हम नॉलेज गेन करें ताकि ईज़िली हमें अच्छी प्लेसमेंट हो और हम अच्छे से अर्निंग करें। जितनी ज़्यादा एजुकेशन होती है उतना ज़्यादा ही हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। एक आप कंपेयर कर सकते हो कि एक सिर्फ ग्रेजुएट होके निकला है कॉलेज से, सिर्फ ग्रेजुएशन करी है, अगर आप उसे कंपेयर करें एक पीएचडी लेवल के बच्चे से, एक पीएचडी होल्डर के स्टूडेंट से, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन दोनों ने ही अपनी एजुकेशन पे काफ़ी आपने क्या किया है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन जो ग्रेजुएशन है, जिसकी जो ग्रेजुएट है, उसका आपका कम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ है, कम उसकी एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू पीएचडी होल्डर। तो इसलिए आपके ये डायरेक्टली आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि कितना किसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और ये एक तरह का डिसीजन है जो कि हायर एजुकेशन को परस्यू करने से लिया जाता है। हर तरीके से एनालिसिस किया जाता है कि क्या मतलब इंडिविजुअल की क्या एजुकेशन होगी, कितनी कॉस्टिंग होगी उसकी एजुकेशन में लगेगी और कितना वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसे रिटर्न मिले। अगर इंसान कोई भी कोर्स करता है, उसकी कोर्स की फ़ीस देता है तो 50,000 मान लो उसने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अगर इन रिटर्न उसको 80,000 मिल रहा है या फिर उसे लाख मिल रहा है तो ये उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बिफोर getting enrolled to any such course or any such program, the person is estimating all over the concept and analysis the all over the concept before entering into the higher education। तो यही आपको ये टॉपिक बताने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ ये आपका डिटरमाइन करता है एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक रिटर्न।
एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक रिटर्न जो कि एज एन इन्वेस्टमेंट है आपकी। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? ताकि आप अपना जीआरएफ को अचीव करें, अपने गोल को अचीव करें, ताकि इन फ्यूचर आप एक अच्छे पोस्ट को अटेन करें और आप उसे यानी कि अपने पेरेंट्स को रिटर्न दें। इसलिए आप सबके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इतना ही हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में उनको अच्छा रिटर्न, बेटर रिटर्न मिल पाए। ठीक है, तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा इकोनॉमिक्स रिटर्न्स की क्यों बात करें हायर एजुकेशन के टर्म्स में। इसके साथ साथ जो आपकी इकोनॉमिक रिटर्न्स की बात करते हैं हायर एजुकेशन में, तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम हायर एजुकेशन की बात करें 21st सेंचुरी में, अब आप देखें कि आज का जो समय है वो प्रॉपर तरीके से आधुनिक हो गया है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे आ गई है, आईसीटीज़ का यूज़ करके हम पढ़ा रहे हैं, वेब बेस्ड लर्निंग हो रही है और आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स के थ्रू टीचर आपको पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे स्वयम्स आगे, मूक्स आगे, कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है ताकि वो करंट जो हमारी 21st सेंचुरी की नीड्स उसको केटर कर पाए। इसलिए जो हायर एजुकेशन भी हमारी होती है वो हमारे सारे के सारे जो आपकी करंट नीड्स है उसको केटर करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ही ये हमारी हायर एजुकेशन है वो बिल्डअप होती है ताकि हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को वो फुलफ़िल कर पाए, इसके साथ साथ सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए भी काम करे। तो इन सभी एक्सपेक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ता है बिफोर बिल्डिंग ऑफ हायर एजुकेशन बाय गवर्नमेंट। इसके साथ साथ ये एक तरह का आपका इम्पॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल के लिए, जो कि एक इंडिविजुअल की लाइफ को एनरिच करता है। अब आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जो इंसान इलिटरेट है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, आप उसके लाइफस्टाइल में डिफरेंस देख सकते हैं एक पर्सन से जो कि वेल एजुकेटेड है, वेल अर्निंग होती है उसे, जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा है। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्सन इलिटरेट है और वो उस मुकाम तक, उस अचीवमेंट की तरफ, उस अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं पहुंच पाया है जो कि दूसरा पर्सन है जिसने हायर एजुकेशन को अचीव किया है। तो हायर एजुकेशन का मेन मकसद यही होता है कि एक इंडिविजुअल को प्रॉपर तरीके से एनरिच करे, उसे एक अच्छी लाइफस्टाइल दे, एक अच्छा स्टेटस दे, एक पावर दे कि वो अच्छे से अर्न कर पाए। ठीक है, और इसके साथ साथ ये कई सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ये कंसीडर करता है कि किसी भी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को प्लान करने के लिए। अब कोई भी इंसान होता है ये देखता है कि अगर मैं हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा हूँ तो क्या मेरी जो पॉकेट है वो मुझे अफोर्ड करेगी अगर मैं हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा हूँ तो ये सारे के सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपकी ये बताता है कि क्या मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे उतना रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जो मैं एजुकेशन ले रहा हूँ तो ये मेरे लिए अफोर्डेबल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, मिडिल क्लास स्ट्रेटा से बिलोंग करता हूँ। क्या उस स्ट्रेटा को से बिलोंग करते हुए मैं क्या हायर एजुकेशन को ले पाऊँगा कि नहीं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपकी प्राइसिंग को बताते हैं कि ये कितना आपके लिए अफोर्डेबल है, कितना एक्सेसिबल है हर एक इंसान के लिए। अगर जो चीज़ उसको, इंसान को अपने बजट में मिलती है हायर एजुकेशन, तो वो उसकी तरफ जाता है। अगर कोई पर्सन है जो कि लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन के एक्सपेंसेस उसके ये फेवर में नहीं है, उसके ये अफोर्ड नहीं कर पाता। तो सारे के सारे इन चीज़ों को देखना पड़ता है बिफोर गेटिंग एनरोल टू दी हायर एजुकेशन। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको एक तरह से बताने की कोशिश की है कि जब भी हम हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को हम स्टडी करते ही जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट का यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर स्टूडेंट एसोसिएट करता है, अर्न करता है डिग्रीज़ को और सर्टिफिकेट्स को टेक्निकल फील्ड में, तो वो क्या करता है, वो ऑफन हमारा स्टार्ट करता है सैलरी से जो हायर है। अब ये आपकी बात कर रहा है जितनी ज़्यादा एजुकेशन उतना रिटर्न, जितनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ उतना अच्छा रिटर्न, जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज उतना अच्छा रिटर्न। तो ये सब कुछ आपके जो इन शॉर्ट आपका डिपेंड होता है रिटर्न पे, जो आपको रिटर्न मिल रहा है आपके एजुकेशन के बेसिस पे, आपकी डिग्री के बेसिस पे, आपके एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे। तो ये सब कुछ आपको
ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये पूरी थ्योरी थी जो कि आपकी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझने की ज़रूरत है बिफोर डायरेक्टली जम्प इनटू द ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एंड सिग्नलिंग थ्योरी। अब आपको ये ओवरऑल आइडिया मिल गया कि हम आने वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिटर्न्स की, इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्या एक्सपेंडिचर है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न हमें मिल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की, तो इसमें हम ह्यूमन के नॉलेज की, उसके एक्सपर्टीज़ की, उसकी डिग्रीज कितना उसने अटेन किए, कितना वो एसोसिएट करता है किसी पर्टिकुलर फील्ड से, कितना उसको एक्सपर्टीज़ है, तो हम सब के बारे में बात करते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस, कि सिग्नल थ्योरी और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट जो पहले ये जानने वाली बात होती है कि जो ह्यूमन कैपिटल है ये हमें किसने दी है, शर्ल्स ने दी है। ये नेम आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा कि शर्ल्स ने हमें ह्यूमन कैपिटल थ्योरी दी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। दो के बीच में आता है कि जब ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की बात किसने की है, शर्ल्स ने की है। वेयर एज अगर हम बात करते हैं सिग्नल थ्योरी के बारे में, तो वो हमें स्पेंस ने दी है, मिशेल स्पेंस ने, इन्होंने हमें सिग्नल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है। और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को, क्योंकि इसके अंदर कुछ लूप पॉइंट्स से और कुछ लैक करा था, तो इसलिए बाद में जाके सिग्नल थ्योरी आई थी। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सिग्नल थ्योरी, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, ये जो टर्म है ह्यूमन कैपिटल, ये आपका इसकी जो रूट्स है वो आपकी अर्ली 1960 के अंदर आई थी, और ये आपको शर्ल्स ने दी थी। शर्ल्स ने आपको बताया था। इसके अंदर ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के अंदर आपकी सारी की सारी एक ह्यूमन की क्या नॉलेज है, उसकी क्या स्किल्स है, उसकी क्या एबिलिटी है, उसकी क्या ये पोटेंशियल है कि वो कुछ प्रोड्यूस कर पाए, कुछ वो प्रोडक्टिवली करे, तो ये हमारा सब कुछ आता है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के अंदर। कि आपकी नॉलेज आ जाती है, स्किल्स आती है, एबिलिटीज़ आती है, पीपल कितना एम्प्लॉयड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और कितनी एक्सपर्टीज़ है, तो ये सब कुछ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के अंदर आता है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वट सिंगल ह्यूमन एंटिटी, बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन एबिलिटीज़ एंड सो ऑन। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके अलावा आपको ये बताता है कि कैसे एक ह्यूमन है, उसकी प्रोडक्शन है, उसका क्या लेबर है, उसकी क्या फिज़िकल और कैपिटल आपकी ये प्रोडक्शन है, इन सब के बारे में ये बात करता है। और इनके साथ साथ मिन्सर और बेकर ने ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के बारे में भी डिस्कस किया है। शर्ल्स, मिन्सर एंड बेकर 1993, मिन्सर 1962 एंड शर्ल्स 1961। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एक इंडिविजुअल की, एक ह्यूमन की नॉलेज की, उसकी स्किल्स की, उसकी एबिलिटीज़ की, उसकी प्रोडक्शन की, उसकी क्या वो एम्प्लॉय करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी एक्सपर्टीज़ है, तो इन सब के बारे में ये बात करता है। इसके साथ साथ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है, ये आपका रेफ़र करता है एग्रीमेंट स्टॉक ऑफ कॉम्पिटेंसीज, नॉलेज, सोशल एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स, जो कि एक पर्सन के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और इंट्रिंसिक और आप इकोनॉमिक वैल्यू में। इकोनॉमिक वैल्यू में देखा जाए तो आप सोचो इसका क्या मतलब है इकोनॉमिक वैल्यू का। इकोनॉमिक वैल्यू आप देख रहे हैं, आप मेजर कर रहे हैं उसकी नॉलेज को इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रिटर्न इन मनी। मनी की फॉर्म में आप देख रहे हैं। अगर एक इंसान के पास हायर डिग्री है तो वो पर्सन है अच्छा, आप अर्निंग देगा। अर्निंग जो आप देख रहे हैं उसे आप मेजर कर रहे हो, उसकी कॉम्पिटेंसी को मेजर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको।
इसके साथ साथ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है, ये आपको बताती है ह्यूमन और इंडिविजुअल के बीच बीच के अंदर जो एक्शन है, जो रिलेशनशिप है, ये आपको बताती है। और इसके साथ साथ ह्यूमन कैपिटल आपको एक वाइडली एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करती है, बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्टिविटी एनालिसिस करता है, इनोवेशन करता है, और इसके साथ साथ एजुकेशन और पब्लिक पॉलिसी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके साथ साथ ये थोड़ी पिक्चर है, ये ब्लर्ड है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि जब हम इंट्रिंसिक ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो एक इंसान के अंदर का पोटेंशियल, जो उसकी कॉम्पिटेंसी है, उसकी बात करता है ह्यूमन कैपिटल। उसकी क्या नॉलेज है, उसकी क्या स्किल्स है, उसका क्या बिहेवियर है, जो कि उसको हेल्प कर रहा है अपनी सोसाइटी के लिए या अपनी एक पर्सनल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, जो उसकी सेल्फ डिटरमाइंड नीड्स है। दूसरी तरफ आपका एक्सट्रिंसिक आता है। एक्सट्रिंसिक के अंदर रिसोर्सेज आपके आ जाते हैं, जो नीड्स है, जो कि एग्जिस्ट कर रही है, जो अवेलेबल है आउटर साइड में देखा जाए एक्सट्रिंसिकली, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आपका रिलेशनशिप होता है, गहरा संबंध होता है, जो आपको हेल्प करता है एक पर्सनल नेटवर्क बनाने में, और एक गिविंग और एक्सचेंजिंग और शेयरिंग का यहाँ पे रिलेशनशिप होता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा डायग्राम के थ्रू, और ह्यूमन कैपिटल क्या है, किसने दिया था, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक अजम्पशन थी जो ह्यूमन कैपिटल ने बताई थी। ह्यूमन कैपिटल है, ये आपका थ्योरी है, वो हमेशा ही रिवॉल्व होता है इमेजरेबल नेचर का। मतलब ये क्या होता है आपका, ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ह्यूमन कैपिटल की, वो एग्जिस्ट करती है और ये हमेशा ही मेजरेबल नहीं होती है, ठीक है। और हमने देखा गया है, एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि जब भी एक पर्सन है वो क्या करता है, अपनी जॉब के लिए कहीं पे प्लेसमेंट के लिए की तरफ जाता है, तो एक तरह से बायसनेस देखी जाती है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, उतना आपको इतना डिग्री का एक्सपीरियंस नहीं है, आप इतने डिग्री होल्डर नहीं हो, अगर आप एग्जांपल समझो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बीएड करके गए, किसी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करने गए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए यहाँ पे गए, अगर आपने सिर्फ बीएड की है और सिर्फ आपका नेट क्लियर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बीएड है और नेट है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, आपने पहले बीएससी की है, आपने बीएड की है, आपने यहाँ पे एमएड की है, आपने यहाँ पे नेट की क्लियर किया है, एनजीआरएफ होल्डर है आप, ठीक है। और इसके अलावा आप पीएचडी में परसुएड है, मतलब आपने परसू की है पीएचडी और आपका कोर्स वर्क चल रहा है। तो आप इनमें से बताओ किसको आप प्रेफर करोगे अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, किसको प्रेफर करेंगे? ऑप्शन ए को करेंगे या ऑप्शन बी को करेंगे? सोचिए और बताइए किसको करेंगे। गुड, आपने सही कहा, बी को करेंगे। क्यों बी को करेंगे? क्योंकि बी के पास ज़्यादा एक्सपर्टीज लगी है, उसके पास इतनी सारी डिग्री है, उसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप ह्यूमन कैपिटल की एक लूप पॉइंट है, एक लैकिंग पॉइंट है, इसके अंदर ना एक तरह की बाइजनेस हो रही है। ये आपको सिर्फ आपकी जो कॉम्पिटेंसीज है, जो आपकी नॉलेज है, उसके बारे में बात कर रहा है, सिर्फ डिग्री के बारे में बात कर रहा है कि मैं इतनी डिग्री होल्डर है तो उसको ये एक्सपीरियंस होगा। हम ये अजम्पशन निकाल के यहाँ पे रख रही है, लेकिन यहाँ पे स्किल्स मिसिंग है। यहाँ पे आपकी स्किल्स का जो फैक्टर है वो मिसिंग है। जब तक आप किसी इंसान से किसी पोस्ट के लिए आप चाहते हैं कि वो वहाँ पर उसको पोस्ट मिले, तो जब तक आप उसका कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं देखोगे उस पर्सन की, तब तक ये काम नहीं बनेगा। उस पोस्ट के लिए वो वहाँ पे सक्षम नहीं होगा, वो उसके लिए वहाँ पर डिज़र्विंग नहीं होगा। इसलिए इसको ये जो पॉइंट को गैप को भरने के लिए आपका सिग्नल थ्योरी आया था, जो आपकी इन सब स्किल, मतलब इन सब कॉम्पिटेंसीज के साथ साथ बात करेगा आपके स्किल्स के बारे में भी। स्किल्स भी आपके उतने इम्पॉर्टेंट है। मान लो इतनी डिग्रियाँ ले ली आपने, इतनी डिग्री ले ली, लेकिन क्या आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, स्किल्स है आपको? एग्जाम्पल आपने, चलो यहाँ पे
JRF क्लियर कर लिया, अब आप चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना, तो क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप आगे जाकर दूसरे बच्चों को ईजिली पढ़ा पाए, उतनी कन्विंसिंग पावर हो आपकी, उतना आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो अपनी नॉलेज से, अपनी आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है उसका यूज़ करके, क्या आप लोगों को अपना मैसेज ईजिली कन्वे कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप नहीं कर पाते तो सॉरी, ये आपके लिए नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल पे ही अटके रहेंगे। आप बात नहीं कर रहे स्किल्स की, स्किल्स भी यहाँ पे मैटर करती है, सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी भी मैटर करती है। तो इसी गैप को आपको फिल करने के लिए बाद में जाकर आया था सिग्नल, जो कि आपकी बात करता है स्किल्स के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आएगा कि यहाँ पे मिशेल स्पेंस ने आपको एक इसके बारे में बताया है कि आप कैसे, एक HR है, वो आपको रिक्रूट करता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन में। ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो वो आपको डिग्री के बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूट कर रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे सिग्नल थ्योरी के बारे में बात करें तो सिग्नल थ्योरी बात करती है आपके स्किल्स के बारे में, कि डिग्री तो है तो, लेकिन क्या उसके अंदर वो एबिलिटी है, क्या उसके अंदर वो एबिलिटी या कैपेबिलिटी है कि वो अच्छा प्रोडक्टिविटी लेकर आए मेरे काम में, कुछ अच्छा न्यू इनोवेट करे, स्किल्स है कि नहीं उसको। तो ये सिग्नल थ्योरी उसके बारे में बात करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये फोकस करता है कि जो मोस्ट प्रोडक्टिव रिक्रूट्स होते हैं विल नॉट बी ऑफर्ड हायर वेजेस इफ एम्प्लॉयज कैन नॉट एफिशिएंटली अ सर्टेन प्रोडक्टिविटी। सिंपली कह रहा है, अगर एक इंसान डिग्री होने के बावजूद भी अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छे से प्रोडक्टिविटी मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ला पा रहा, तो वो गलत है, उस पर्सन को रिक्रूट करना गलत है। अगर वो पर्सन अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आ रहा है मेरे काम में, एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा, भली 1000 तरीके की डिग्री है, डिग्री उसकी वेस्ट है, until and unless he is not skilled person at all। ये आपको बता रहा है सिग्नलिंग थ्योरी। इसलिए स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो आपको 4 लोगों से अलग बनाए, कैसे आप दूसरे लोगों के साथ ईजिली compete कर पाए, कैसे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ईजिली रख पाए दूसरों के साथ, दूसरों के सामने। तो ये आपकी स्किल्स मैटर करती है। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो इंसान कम डिग्री लेकर भी इतना अच्छा कमा पा रहा है, क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ स्किल्स, क्योंकि उसके अंदर स्किल्स है। इसलिए सिग्नलिंग थ्योरी आपकी प्योरली बात करती है स्किल्स के बारे में, आपकी क्वालिटी के बारे में, आपकी वैल्यूएबल, आपकी वर्थ जो है उसके बारे में बात कर रही है। ठीक है, और ये किसने दिया है सिग्नलिंग थ्योरी? सिग्नलिंग थ्योरी आपको मिशेल स्पेंस ने दिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसने दिया है? मिशेल स्पेंस ने आपको ये दिया है। ठीक है, वो किसने दिया था आपको जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी थी? बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखना किसने ह्यूमन कैपिटल थ्योरी दी है और किसने सिग्नल थ्योरी में दी है। देखते हैं कि कितना आपको पता चला है और कितना आपको आया है। ठीक है, इसके अलावा जो एक ये रेड कलर से बोल्ड करके लिखा है मैंने कि अगर पोटेंशियल नहीं है किसी एम्प्लॉयर के पास, क्वालिटी नहीं है, तो उसे उसको यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, इसको रिक्रूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी है ही नहीं, दूसरों से कैसे वो compete करे, कितनी वो प्रोडक्टिविटी लेकर आ पाए, तब तक वो हमारा कैंडिडेट डिजर्विंग नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो सिग्नलिंग थ्योरी है ये आपका इंक्लूड करता है क्वालिटी को, और ये डिस्टिंग्विश करता है दैट द नोशन ऑफ द क्वालिटी कैन बी इंटरप्रिटेटेड इन द वाइड रेंज ऑफ रेलिवेंट एरियाज। कि यहाँ पे सरासर हम बात कर रहे हैं क्वालिटी के बारे में, और इसके साथ साथ ये आपके डिस्टिंग्विश करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो आपको बताता है नोशन ऑफ क्वालिटी के बारे में। इसके साथ साथ ये वाइड रेंज ऑफ रेलिवेंट एरियाज को यहाँ पर इंटरप्रिटेट करता है। इसके साथ साथ आपकी क्वालिटी यहाँ पे मैटर करती है, इंडिविजुअल की क्वालिटी यहाँ पे मैटर करती है, भले ही कितनी डिग्री हो, क्वालिटी है कि नहीं। इसके अलावा आपको थ्योरी ऑफ सिग्नलिंग की ये पिक्चर है कि ये आपको बताता है कि कैसे ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के अंदर लूप पॉइंट्स है, क्योंकि इसके अंदर हम बायसनेस आ जाती है। जब भी एक रिक्रूटर, एक HR आपको आपके डिग्री के बेसिस पे नौकरी दे रहा है,
आपके रिज्यूमे को पढ़कर आपको नौकरी दे रहा है, तो वो आपके साथ बायसनेस कर रहा है। इसलिए अब जितने भी आजकल पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। किसी भी जॉब पे रिक्रूट करने से पहले वो आपके सिर्फ रिज्यूमे को नहीं पढ़ते, वो आपसे कुछ टास्क भी परफॉर्म करवाते हैं। अब जितने भी सोशल सेक्टर्स में चले जाए, कहीं पे भी आप एनजीओ के वर्क के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, तो वहाँ पे आपका हर लेवल पे एग्जामिन किया जाता है आपको, कि आपके पास पूरी तरीके से वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो प्रोडक्टिविटी है कि नहीं, वो पोटेंशियल है कि नहीं। तो वो आपको लेवल वाइज आपको क्या करवाते हैं, टास्क परफॉर्म करवाते हैं। उस टास्क के बेसिस पे आप आगे जाके छटते हैं और आगे नेक्स्ट लेवल को पार करते हैं, दूसरे लोगों के साथ compete करते हैं। तो बेहतर आपका हमेशा सिग्नल थ्योरी ही होता है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी नहीं होता। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल में बायसनेस आ जाती है, लेकिन आपका सिग्नल थ्योरी में कभी भी बायसनेस नहीं आती, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को देखता है। डिग्री से मैटर नहीं करता कितना प्रोडक्टिव हो आप, वो आपका मैटर करता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस बता रहा है। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी सजेस्ट करता है कि एजुकेशन हमारा पॉजिटिव कॉजल इफेक्ट है, जो स्टूडेंट की एबिलिटी को बता रहा है, और बता रहा है कि डिग्री के बेसिस पे एक इंसान को कितनी अर्निंग हो रही है। लेकिन जब हम सिग्नल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन कि स्टूडेंट की एबिलिटी बताने के लिए काफ़ी नहीं है, यहाँ पे आपकी एबिलिटी भी काफ़ी है, स्किल्स भी यहाँ पे आपकी मैटर करती है, क्वालिटी भी मैटर करती है। ठीक है, जो कि एक इंसान को कैपेबल बनाती है एक अच्छी अर्निंग प्रोवाइड करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, इसके साथ साथ अपने घर वालों की मदद करने के लिए, सोसाइटी के बेस्ट करने के लिए। तो सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ आया होगा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किसने क्या कहा था और किसने ये दिया था। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने नोट्स को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो, आप फीडबैक ज़रूर देख सकते हो। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।